Hello student, I hope you will be fit and fine. So this is a very hard time we are going through. हम सब बड़ी मुश्किल इस दौर से गुजर रहे हैं. सब पेंडेमिक इस सिचुएशन ने सबको ही एक चैलेंज सबके सामने लाके खड़ा कर दिया है और सबसे ज्यादा ही सब अफेक्टेड हैं इस चीज से. और जो स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा है और स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. उनके लिए चैलेंजिंग टाइम है ये. तो डोंट वरी, डोंट डाउन योर मोरल. सब ठीक हो जाएगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा. सो लेट्स प्रे टुगेदर कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए. और आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, आपकी जो थीम थर्ड है, थीम थर्ड और इसकी यूनिट थर्ड है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 यूनिट और ये थर्ड यूनिट है इसका. सोशल डिफरेंसेस, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे और इसमें कौन कौन सी चीजें हम यहाँ कवर करने वाले हैं ये आप देख सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर अबाउट द कास्ट, right occupation, known Kshatriya kings, jatis and social mobility, beyond 4 varnas, integration, subordination and conflicts. इन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट जो यूनिट थर्ड है इसमें आपकी थीम थर्ड की, वो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले कास्ट के बारे में जानेंगे, 1 बाय 1 इसको कवर करेंगे. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू अबाउट द टाइम पीरियड की. इस जो आपकी थीम है इसमें किनशिप कास्ट एंड क्लास में, इसमें हमने 600 BCE से लेके 600 BC ये जो टाइम पीरियड है इसको हमने यहाँ पे कवर किया है. और यानी कि जो 1200 साल का जो टाइम पीरियड है इसमें इसको यहाँ पे दिखाया गया है. और साथ ही महाभारता का क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे किया गया है और किस तरह महाभारता के टाइम पे या महाभारता में एक जाति सिस्टम दिखाया गया था, एक सोसाइटी को बताया गया था कि किस तरह सोसाइटी थी और सोसाइटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और किस तरह के वहाँ के नॉर्म्स थे, रूल्स थे, रेगुलेशन थे, किस तरह ब्राह्मण्स को एक टॉप रैंक पे रखा जाता था और किस तरह से जो अनटचेबल्स हैं या फिर जो वैश्य हैं उनको, जो शूद्राज हैं उनको बॉटम लेवल पे रखा जाता था. और ये भी डिटरमाइन किया जाता था, दे मेक श्योर की जो पोजीशन है विद इन द ऑर्डर वर सपोजली डिटरमाइंड बाय बर्थ. और किस तरह से ये सारी चीजें वो मेंटेन करके रखते थे, इस चीज के बारे में हम जानेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पॉइंट है, वो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले है कास्ट. और जैसा कि जब हमने चैप्टर शुरू करा था तब था कि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो कि 1919 में शुरू किया गया था. 1919 में शुरू किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ ए नोटेड इंडियन संस्कृत, जिनका नाम था, संस्कृत हैं वो, जिनका नाम है VS सुक्थांकर. तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टीम, अपनी स्कॉलर्स की इन्होंने एक टीम बनाई थी और उन्होंने एक टास्क लिया कि किस तरह से वो प्रिपेयर करेंगे एक क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता. तो वो किस तरह से, इसमें क्या वो बताएंगे, इसमें किस चीज का जिक्र करेंगे. उनका मतलब यही था कि वो जितने भी हमारे मैनस्क्रिप्ट्स हैं, टेक्स्ट हैं, जितने भी हमारे स्क्रिप्ट्स हैं या जितने भी हमारी कंट्रीज में जितने भी हमारे सोर्सेज हैं हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, उनको स्टडी करेंगे. और साथ ही जिससे क्या होगा कि लोगों को पता लग जाए कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के नॉर्म्स थे, किस तरह की रेगुलेशन होती थी और हम हिस्ट्री को जान पाए, हमारी सोसाइटी को हम जान पाए. ठीक है. तो जैसे कि हम कास्ट के बारे में बात करते हैं, तो कास्ट को अगर इसको डिफाइन करें तो वी कैन से कि अ सेट ऑफ हायरार्चिकल ऑर्डर सोशल कैटेगरीज, की एक सेट है, एक ऑर्डर है जहां पे जो सोसाइटी की जो कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया. और साथ ही इसमें ये किसमें, कहाँ पे इनका जिक्र है कास्ट का जिक्र है जो हमारे जो टेक्स्ट हैं, जिसको जो हमारे धर्मसूत्रा हैं या फिर धर्मशास्त्रास हैं, इनमें इनको डिफाइन किया गया है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको फर्स्ट रैंक पे रखा गया है. ब्राह्मण्स को फर्स्ट रैंक पे रखा गया है और शूद्रा जो है, शूद्रास और अनटचेबल्स उनको रखा गया है बॉटम पे. ठीक है, उनको बॉटम पे रखा गया. अब इनके क्या क्या काम थे वो भी हम देखेंगे. अब इनकी जो पोजीशन होती थी, तो इनकी जो पोजीशन होती थी वो विद इन द ऑर्डर डिटरमाइंड बाय बर्थ होती थी कि अगर ब्राह्मण के घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो ब्राह्मण ही कहलाएगा. अगर शूद्रा के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो शूद्र ही होगा, अनटचेबल ही होगा. ठीक है. तो ये सारी चीज वो ये देखते थे कि ये होना चाहिए और ब्राह्मण की जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए. ये यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है. ठीक है. अब जो हमारा ये था हमारा कास्ट के बारे में. अब हम देखते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो कि है राइट ऑक्यूपेशन. अच्छा, राइट ऑक्यूपेशन का क्या मतलब है? राइट ऑक्यूपेशन, ठीक है. अगर राइट ऑक्यूपेशन देखो, हमारी 4 कैटेगरीज थी या वर्णा थे, हमारे 4 वर्णा थे.
उनको आइडियल ऑक्यूपेशन उनके पास अपना था, यानी कि वो जो काम करते थे उसी से रिलेटेड उनका ये ऑक्यूपेशन या उन्हीं की वो कास्ट बना दी गई, वर्ण बना दिया गया। ऑक्यूपेशनल रूल्स कंटेन किसमें, धर्मसूत्रा के अंदर और साथ ही धर्मशास्त्रास के अंदर ये मेंटेन किए गए और ये बताया गया। और इसके साथ ही ये भी बताया गया कि किस तरह से कौन सी वर्णा कौन सा काम करेगी, कौन से काम उनको दिए गए। चलिए अब उनके काम के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो टॉप पे थे वो कौन से थे, ब्राह्मण्स थे। उसके बाद कौन आते हैं, अच्छा पहले ब्राह्मण्स की ड्यूटी देखते हैं। देखिए ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास, कि वेदों को पढ़ने का और समझाने का, स्टडी करने का काम सिर्फ रहेगा ब्राह्मण का। वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। उसके साथ ही उन्हें ये राइट था कि वो गिफ्ट जो है दे सकते हैं और रिसीव करते हैं, वो गिफ्ट्स देंगे और रिसीव भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पोजीशन आती है वो आती है क्षत्रियों की। क्षत्रिय कौन थे, जो कि वॉरफेयर में एंगेज थे, वॉरफेयर में एंगेज थे, लोगों की रक्षा करते थे, प्रोटेक्ट करते थे और एडमिनिस्टर जस्टिस, और वो उन्हें भी कि वो वेदों की स्टडी कर सकते हैं और ये भी गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, वॉरफेयर में एंगेज रहेंगे, उसके साथ ही ये वेदों की स्टडी कर सकते हैं और उसके साथ ही ये गिफ्ट्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हम अगर बात करें नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट हमारे जो ऑक्यूपेशन है वो कौन सा है ये हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं शूद्रास के बारे में। ठीक है, तो शूद्रास जो है, अब ये क्या रहेगा, इनका काम क्या था कि जो 3 हायर वर्णास हैं, जो 3 वर्णास हैं उनकी वो सर्विस करेंगे, सर्व करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ठीक है, कौन कौन से, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य हैं। इनका ये काम था कि ये काम करेंगे। अच्छा वैश्य यहाँ पे हमारा रह गया है, सॉरी फॉर दैट, वैश्य हमारा रह गया, राइट। ठीक है, तो वैश्यास का क्या काम था, पहले वैश्या देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ पे है शूद्रास या अनटचेबल। तो वैश्यास का क्या काम रहेगा कि वो ट्रेड में एंगेज रहेंगे। ठीक है, व्यापार करेंगे वो, उसके साथ ही खेती बाड़ी में या एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर में वो एंगेज रहेंगे। उसके साथ ही वो पेस्ट्रोलिज्म में, और वो वेदास, हाँ ये ध्यान रखना कि जो फर्स्ट 3 वर्णास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये क्या है, वेदों की स्टडी कर सकते हैं। इन्हें राइट है कि हाँ कि वो स्टडी कर सकते हैं, इनकी सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते हैं वो। लेकिन शूद्रास को कोई राइट नहीं था, कोई हक नहीं था, नो स्टडी ऑफ वेदास, की वो वेदों को छुएंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको अनटचेबल माना जाता था कि वो स्टडी नहीं करेंगे। जैसा कि हमने शूद्रास के बारे में कि शूद्रास की ड्यूटी क्या क्या थी कि वो हायर जो 3 वर्णास हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य, इनकी सर्विस करेंगे या इनको सर्व करेंगे। तो इनको वेदों के पढ़ने का कोई राइट नहीं था। तो उनकी ड्यूटी के बेसिस पे इनके जो ऑक्यूपेशन थे वो इनको डिफाइन किए हुए थे कि लड़ाई करने का काम रहेगा क्षत्रिय का रहेगा, अगर कोई हवन करवाना है, यज्ञ करवाना है तो ब्राह्मण करेंगे, वेदों की स्टडी कौन करेगा, ब्राह्मण ही करेंगे। शूद्रास जो है वो जो रहेंगे वो इन बाकी सर्व करेंगे उनको, और जो वैश्यास हैं वो क्या रहेंगे कि ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाएंगे, एग्रीकल्चर में इसमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये इनकी ड्यूटीज थी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ब्राह्मणिकल स्ट्रेटेजीज के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट इन्होंने 3 स्ट्रेटेजीज थी वो एनफोर्स की थी। कौन कौन सी थी वो स्ट्रेटेजीज, वो हम यहाँ पे बात करेंगे इन स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो इन्होंने 2 या 3 जो स्ट्रेटेजीज थी वो अडॉप्ट की थी। सबसे पहले कौन सी थी, ये स्ट्रेटेजीज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली स्ट्रेटेजीज थी डिविनिटी ऑफ वर्ना ऑर्डर, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड वन, एडवाइस टू किंग्स, एंड द थर्ड वन, वर्ना बाय बर्थ।
अब ये है क्या, कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं? देखिए, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने जो ब्राह्मणिकल जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये 3 स्ट्रेटेजी हैं जो कि टू एनफोर्स वर्णा नोम, जो वर्णा नोम्स हैं उनको एनफोर्स करने के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं डिवाइनिटी ऑफ वर्णा ऑर्डर। इसका मतलब क्या था कि जो वर्णा ऑर्डर है वो एक दैविक ओरिजिन है, कि भगवान ने ये ऑर्डर बना के भेजा है, कि हमने नहीं, इंसान ने कोई नहीं किया, ये भगवान ने बोला है और भगवान ने ही ये दिया है कि ये ब्राह्मण होंगे, ये क्षत्रिय होंगे, इसमें इंसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंड, एडवाइस टू किंग की बात करें, सो हेयर वी कैन से कि एडवाइस किंग टू इंश्योर दैट नॉर्म्स ऑफ वर्नास फॉलोड विद इन किंगडम, कि जो नॉर्म्स के जो रूल होंगे वो किंगडम भी फॉलो करेगा, कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, कि कोई इसको फॉलो ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, वर्ना बाय बर्थ। इसमें क्या किया गया, बताया गया कि परसुएडेड पीपल दैट देयर स्टेटस डिटरमाइंड बाय बर्थ, कि किसी ने, कि जो इंसान का जो स्टेटस होगा वो बर्थ से ही डिफाइन कर दिया जाएगा, चाहे वो कैसा भी। अगर ब्राह्मण के घर पैदा होगा तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, शूद्रा के घर में पैदा होगा तो वो शूद्रा ही कहलाया जाएगा। डजेंट मैटर हाउ इंटेलिजेंट द न्यू वन बेबी इज, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ब्राह्मण के घर है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो ये उनकी 3 स्ट्रेटेजीज थी। ओके, and however this was not always easy, so prescriptions always often reinforced by stories told in the Mahabharata and the other texts. एंड एज वी नो, ब्राह्मण की जो पोजीशन थी वो सबसे ऊपर थी, और अपनी इस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए एंड टू जस्टिफाई देयर क्लेम, जो ब्राह्मण है ऑफन साइटेड ए वर्स, जो कि ऋग्वेदस के एक हाइमन है ऋग्वेदा से जो लिया गया है, उसमें क्या बताया है, उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मणा वॉज हिज माउथ, कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, उसमें 4 सोशल कैटेगरी हैं, कि जो हमारा संसार है, तो संसार में एक संसार को उन्होंने अगर एक इंसान के रूप में बनाया जाए तो ब्राह्मण जो होंगे वो एक संसार का मुख है, यानी माउथ है, और उसकी जो हैंड्स हैं, जो उसके आर्म्स होंगे वो कौन है, क्षत्रिय हैं, और जो उसकी थाइज हैं वो क्या है, वैश्य हैं, और उसकी जो फीट है वो शूद्र है। और देखिए किस तरह से फिर ब्राह्मण ने अपने इस क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए यूनिवर्स का सहारा लिया, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमें महाभारत से, ऋग्वेदा से या ओल्ड टेक्स्ट से जो हमें पता लगता है वही इसने बताया, कि यूनिवर्स के जो ब्राह्मण ने अपने आप को सुप्रीम दिखाया, और जो शूद्रा हैं उनको क्या दिखाया, बिल्कुल बॉटम में, उनको बताया कि संसार के जो पैर हैं वो, यूनिवर्स के जो पैर हैं वो कौन है, शूद्रा हैं। और इसके साथ ही आपकी बुक पे एक स्टोरी यहाँ पे मेंशन की है, एक सोशल नॉर्म को, एक सोशल जो रोल्स हैं उनको बताने के लिए, कि किस तरह से जो आदि परवान, महाभारत के आदि परवान से इस स्टोरी को लिया गया है, कि जो द्रोण है, जो गुरु द्रोण है, वो जो एक ब्राह्मण है, जो और कुरु जो प्रिंसेस हैं, जो महाभारत के जो कुरु प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, उनको वो आर्चरी बाणों की शिक्षा वो दे रहे थे, और तभी जो एकलव्य है, एक जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग निषाद का बेटा वहां पे आता है, निषाद कम्युनिटी है एक, तो वहां पे वो उसके साथ आता है, और किस तरह से जब द्रोण है हु न्यू द धर्मा, और वो क्या कहता है, उसको रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना एज अ प्यूपिल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और क्योंकि तुम एक लो कास्ट के हो या निषाद कम्युनिटी के हो, तो तुम्हें मैं अपना जो शिष्य है, प्यूपिल है, डिसिपल नहीं बना सकता। तो एकलव्य वापस जब जंगल में आता है और फाइनली उसने मन में डिसाइड कर लिया होता है कि जो मेरे टीचर रहेंगे वो ही यही रहेंगे, तो वो क्या करता है, उनकी एक इमेज बनाता है क्ले से, और उनको अपना टीचर मानना शुरू करता है, और खुद से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। और इसी टाइम के बीच में ऐसे टाइम बीतता जाता है, और उसे बहुत ज्यादा एक महारत हासिल हो जाती है आर्चरी में। तो एक दिन कुरु प्रिंस जैसे ही हंटिंग करने के लिए गए, तो उनके साथ उनके जो डॉग थे वो भी उनके साथ थे, तो वो जंगल में इधर उधर घूम रहे थे, वो रास्ता भूल जाते हैं, और अचानक से एक जो डॉग है एकलव्य के पास आता है, और एकलव्य की हालत को देख के, क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिस कर रहा होता है और मिट्टी में होता है, तो वो उस पर बाग करना, भौंकना शुरू कर देता है। तो एकलव्य था, उससे इरिटेट होता है, और साथ उस पे अपने तीर से 7 रो उसके मुंह में इस तरह से फिट कर देता है कि उसको चोट भी नहीं आती, और उसका वो भौंकना जो होता है वो बंद हो जाता है, यानी मुंह प्रॉपर उसका एक तरह से भेद देता है। तो तब क्या है कि जब वो डॉग वापस पांडवों के पास आता है, उन कुरु प्रिंसेस के पास आता है, और उन्होंने देखा कि देखिए कौन इतना महान हो सकता है, किसकी इतनी आर्चरी इतनी ग्रेट हो सकती है जिसने ये काम किया। तो जब द्रोण को पता लगता है कि हाँ, कि ये उस निषाद का काम है, तो उसे याद आता है उसका जो स्टूडेंट है जिसका नाम अर्जुना, जो 5 पांडवों में से एक है। तो द्रोणा ने अर्जुन को एक बार कहा था कि तुम तो जो शिक्षा मैं दूंगा तुम्हें जिस तरह से, तो वो ऐसी होगी कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा, ठीक है, यानी कि मेरी शिक्षा ऐसी रहेगी, अनराइवल्ड रहोगे तुम, मेरे जो शिष्यों में सबसे तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तो अर्जुन उसे याद दिलाता है, अच्छा गुरुजी ये बताओ अभी ये कौन यहाँ पे आ गया जो मेरी आपकी दी हुई शिक्षा को जिसने मात दे दी। तो द्रोणा को जब पता लगता है, वो एकलव्य के पास जाता है, और एकलव्य को जब बताता है कि पूछता है कि तुम्हारे गुरु कौन है, एकलव्य कहता है कि मेरे गुरु तो खुद आप ही हो। तब वो कहता है ठीक है, मुझे अपनी गुरु दक्षिणा दो, फीस दो। तब वो उससे
क्या मांगते हैं, उसका राइट थंब मांग लेते हैं, और जिसकी वजह से अब वो इंश्योर हो जाता है कि हाँ अब अर्जुन से बड़ा कोई भी यहाँ पे धनुधारी नहीं होगा, आर्चर नहीं होगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या बताया गया कि किस तरह से एक सोशल रोल है कि एक जो प्रिंस है उसके प्रोमिस को रखने के लिए किस तरह से एक निषाद का, जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है या टैलेंटेड बच्चा है, और उसकी शिक्षा को उसको अपने उस शिक्षक ने ही उस चीज को एक तरह से डोमिनेट कर दिया। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपकी बुक में कि डू यू थिंक दैट द्रोणा एज अ ब्राह्मणा वाज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द धर्म सूत्रास व्हेन ही वाज टीचिंग आर्चरी? क्योंकि हम ये जानते हैं कि सोसाइटी जो में क्षत्रिय का काम क्या रहता है, क्षत्रिय का काम रहता है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं या फिर इस तरह की रूल रेगुलेशन नॉर्म किससे लड़ाई से रिलेटेड या फिर वॉरफेयर से रिलेटेड उसमें एंगेज रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण का काम क्या होता है? ब्राह्मण तो वेदों की शिक्षा देते हैं ना, तो वो आर्चरी कैसे सिखा सकते हैं? तो ये हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन किया कि क्या आपको लगता है कि द्रोणा एक ब्राह्मण है, तो बल्कि वो तो सिखा रहे हैं वहां पे, उनको आर्चरी सिखा रहे, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यहाँ पे क्या हुआ है या क्या था वो तो हमें कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टोरी, जो कि हमें इनसे हम कंक्लूजन हमने निकाले हैं हमारे टेक्स्ट से, हमारे जो जितने भी पुरानी चीजें हैं, हमारे सोर्सेज हैं, उनसे हमने निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन क्षत्रिय किंग्स। अब नॉन क्षत्रिय किंग्स से क्या मतलब है कि देखिए शास्त्रास हमें क्या बताते हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे धर्म ग्रंथ है, वो हमें ये बताते हैं कि जो राजा बनेगा वो क्षत्रिय ही बनेगा। और बहुत सारे हमें ऐसे चीजें हमें मिलती हैं, ऐसे लिंकेज हमें मिलते हैं, ऐसे सोर्सेज हमें मिलते हैं जहां पे ये पता लगा है कि जो नॉन क्षत्रिय है ओरिजिन के जो रहे पर्सन रहे वो भी क्या बने, राजा बने। किस तरह से? अगर हम मौर्यन की बात करें, अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें, जो मौर्य थे, तो उनको क्या बताया गया कि वो क्षत्रिय थे, ठीक है। लेकिन अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग बताते हैं, लेकिन बाद में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो बताते हैं, जो मौर्यंस थे उनको बताया गया कि वो नॉन क्षत्रिय थे, लेकिन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो बताते हैं कि भाई वो क्षत्रिय थे। किसने बताया? बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बताते हैं कि वो जो राजा थे, जो मौर्य थे, वो क्या थे? वो क्षत्रिय थे। लेकिन जो ब्राह्मिकल टेक्स्ट हैं वो बताते हैं कि वो एक लो रीजन के थे, वो एक नीच जाति के थे। लेकिन उसके साथ ही शुंगास और जो कन्वास है वो क्या बताते हैं? जो शुंगास और कन्वास है जो कि सक्सेसर हैं, इमीडिएट सक्सेसर हैं किसके? मौर्यंस के। उन्हें क्या पाया गया कि वो जो ब्राह्मिकल ओरिजिन के थे, ब्राह्मण थे, वो पॉलिटिकल पावर ओपन टू एनीवन डिपेंडिंग अपॉन सपोर्ट एंड सोर्सेस, सो रियरली डिपेंडेंट ऑन बर्थ एज अ क्षत्रियस। कि हमें नहीं पता कि वो कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, कौन से कुल से बिलोंग करते थे, वो कौन से वर्णा से थे, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि बहुत सारे जो क्षत्रिय थे वो राजा बने, नॉन क्षत्रिय थे वो भी राजा बने। ठीक है, अब यहाँ पे शकास का जिक्र किया गया है। कौन थे शकास? उनके बारे में अगर हम बात करें, शकास सेंट्रल एशिया से आए थे। शकास वो थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे और जिन्हें मलेच्छास या बारबेरियन या आउटसाइडर जिनको बोला गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ध्यान रखना, जिनको मलेच्छास, बारबेरियंस या फिर आउटसाइडर्स इनको नाम दिया गया, इनको बोला गया। और रुद्रवर्मन इस शका वंश का बेस्ट नॉन रूलर था, जो कि कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करता था? सेकंड में। जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, रुद्र दमन के बारे में, और ये सेकंड सेंचुरी सीई के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। और उसके साथ ही जो ये हमें कहाँ से पता लगता है, जो हमारे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं संस्कृत में, वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से उसने रीबिल्ड किया सुदर्शन लेक को। और बहुत बार वन वर्ड क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि सुदर्शना लेक को किसने रीबिल्ड किया, किसने बनवाया, दोबारा से रीबिल्ड किया। ध्यान रखना, तो ये किसने किया था? रुद्र दमन ने किया था। ठीक है,
और ये क्या बताता है, अगर कि कितना पावरफुल वो फैमिली रही होगी और कितने पावरफुल वो रहे होंगे, तो इस चीज के बारे में ये बताता है कि कितना बड़ा इनका एम्पायर रहा है और कितने शक्तिशाली ये लोग रहे हैं, जिन्होंने सुदर्शना लेक को भी इन्होंने रिबिल्ड किया, क्योंकि उन्हें इन चीजों की इंपॉर्टेंस का पता था। चलिए अब हम बात करते हैं कास्ट इंटीग्रेशन के बारे में। अभी जो कास्ट इंटीग्रेशन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट ऑफन ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लाइक जो सतवाहना है उन्होंने दे क्लेम टू बी ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो किंग है और टू बी क्षत्रिय, क्षत्रिय होना चाहिए। उन्होंने क्लेम किया, सो दे क्लेम टू अपहोल्ड द फोरफोल्ड वर्णा ऑर्डर। ठीक है, कौन सा फोरफोल्ड वर्णा ऑर्डर, जिसके बारे में हमने बात की। बट एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस विद आउटसाइडर, उन्होंने आउटसाइडर के साथ उन्होंने अलायंस उनके हुए, और उनके साथ ही दे प्रैक्टिस एंडोगैमी इंस्टीड ऑफ एक्सोगैमी सिस्टम। एंडोगैमी सिस्टम के बारे में हमने बात की। एंडोगैमी सिस्टम क्या होता है कि एक ही गोत्र में, एक ही क्लैन में शादी करना। तो उन्होंने दे प्रैक्टिस एंडोगैमी इंस्टीड ऑफ एक्सोगैमी सिस्टम एज सजेस्टेड इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में है। कौन सी प्रैक्टिस की उन्होंने? एंडोगैमी। किसकी वजह? एक एंडोगैमी है और एक है एक्सोगैमी। तो इन्होंने किसको प्रैक्टिस की? सो दे प्रैक्टिस्ड एंडोगैमी इंस्टीड ऑफ एक्सोगैमी। और एक्सोगैमी क्या होता है कि अपने कास्ट से अलग शादी करना, तो उन्होंने इस चीज को प्रेफर किया। ओके, तो अब बात करते हैं जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। अब जाति क्या है? देखिए, वर्णा तो हमारे हैं चार वर्णाज हैं, लेकिन जो जातीज हैं उनका देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ जातीज, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ जातीज। देखिए, अभी हमने बात की कि जो जाति है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कास्ट इंटीग्रेशन रिफ्लेक्टेड इन सोशल कैटेगरीज दैट वी नोन एज जाति। सो हमारे जो ब्राह्मणिकल थ्योरी है वो कहती है कि जो जाति है जन्म पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन बर्थ। सो नंबर ऑफ वर्णा वर फिक्स्ड एट 4। हमने वर्णा जो है 4 नंबर पे फिक्स है, लेकिन जाति है वो कितनी भी हो सकती हैं। अब जाति के ओरिजिन की बात करें तो क्या है? देखिए, कुछ ऐसे ग्रुप थे वो इजीली जो फिट नहीं होते थे इन 4 वर्णा में। तो जो लोग जैसे कि जंगल में रहते हैं, या जो लोग पेस्टलिस्ट हैं, या फिर जो निषाद इनको हम बोलते हैं, तो इनके नए नाम सामने आए कि सोसाइटी के अंदर जो लोग जंगल में रहते हैं, ठीक है, जंगल में रहते हैं, या फिर जो एनिमल्स को रखते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में वो जो लगे हुए हैं, तो इनको हम किस नाम से बोलेंगे? या फिर निषाद है वो एक, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निषाद। निषाद कौन थे? जो जंगल में रहते थे, जो निषादास थे, उनको नए नाम दिए गए। तो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज गिवन न्यू नेम बाय ब्राह्मण्स। ठीक है, जो फिर उन्होंने ये टास्क किसने लिया? अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण बोलेंगे ठीक है भाई हम सबसे सुप्रीम है, तो हम ही बताएंगे कि काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, सबके ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम जाति को क्लासिफाई करेंगे। तो जाति शेयरिंग ए कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन ऑर्गेनाइज्ड इनटू शैनीज और गिल्ड। ठीक है, तो उनको काम के हिसाब से उनको बनाया गया। काम के हिसाब से क्या? देखिए, अगर मान लो कि जो सोने का काम करता था या जो गोल्ड स्मिथ था, जो सोने के ऑक्यूपेशन में था, या इस तरह के, उनको क्या बोला गया? स्वर्ण कार्ड्स या फिर गोल्ड स्मिथ बोला गया। जो ठीक है, जो ये काम करेगा उनको हम इस जाति के नाम से बुलाएंगे। उसके साथ ही अगर कोई अलग काम करता है उसको अलग जाति के हिसाब से इनको डिफाइन कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें किसने डिसाइड की? ब्राह्मण्स ने। और हमें बहुत ही कम ऐसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं जो इन हिस्ट्रीज की या इन हिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं, ग्रुप्स की हिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं, लेकिन कभी कभार एक्सेप्शनली हमें कुछ मिल भी जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो कि 5th सेंचुरी से रिलेट करता है, और जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसका नाम क्या है? मैंदरसर, जो कि मैंदरसर स्टोन इंस्क्रिप्शन है ये, जो कि मध्य प्रदेश में, जो एक हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है एक सिल्क वीवर्स की। ठीक है, सिल्क वीवर्स हैं, उनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है। हु ओरिजिनली लिव्ड इन लता, गुजरात में जो रहते थे, और वहां से वो माइग्रेट होके, या वहां से वो कहाँ पे आए थे? मध्य प्रदेश में आए थे, मंदसर में आए थे। तो तब उन्हें क्या जाना जाने लगा? किस नाम से उनको जाना जाने लगा?
दशापुरा के नाम से उनको जाना जाने लगा। तो ये क्या चीज दिखाता है, देखिए कितने डिफिकल्ट जर्नी उनकी रही होगी कि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने किनफोक के साथ जब उन्होंने सुना कि भाई उस एरिया, उस फला एरिया का या वहाँ का जो राजा है वो क्या अपने किंगडम को बनाना चाहता है, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज ज़्यादा दी जाती है, उनके पास सुविधाएं ज़्यादा है, तो वो कहाँ से कि एक जगह से, देखिए किस गुजरात से जाके वो कहाँ से मध्य प्रदेश तक वो माइग्रेट करते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें बहुत सारी सोशल प्रोसेसेस के बारे में, इंसाइट के बारे में हमें बताते हैं कि किस तरह से जो ये गिल्ड्स रहे। अगर मान लो कि कोई भी किसी बच्चे ने जन्म लिया, उसे नहीं पता कि वो कौन सी फैमिली से है, या फिर उसे नहीं पता कि उसके माँ बाप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मर भी जाते हैं तो वो अकेला है, तो उसे नहीं पता कि वो कौन सी जाति से, तो जो फैमिली उसको पालेगी या वो जहाँ पे भी जो लोग उसको पालेंगे वो जिस जाति के हैं वही उसकी जो कास्ट वहाँ पे उसको माना जाएगा कि वो उसकी कास्ट रहेगी। तो ये सब क्या थी, ये सब किसके बारे में बताया गया था कि किस तरह से जो कास्ट है, कास्ट के अंदर कितनी ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी कि किस तरह से वो अपना कोलेक्टिवली इन्वेस्ट करेंगे अपनी वेल्थ को, वो किस तरह से कमाएंगे या फिर किस तरह से सम्मान देंगे। सारी चीज़ों को क्या है, एक क्राइटेरिया बनाया गया था, ठीक है। ओके, तो अब इन 4 वर्णों से परे, बियॉन्ड दिस 4 वर्णस, कुछ ऐसी जाति भी थी या कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको हम अनटचेबल कहते थे। हम नहीं, यानी कि जो ब्राह्मण्स थे उनको, जो उन पीपल को अनटचेबल कंसीडर करते थे। अब वो कौन थे, क्यों उनको अनटचेबल बोला जाता था, ये हम देखेंगे कि उनके क्या काम रहते थे, किस बेसिस पे उनको अनटचेबल बोला जाता था। अब ये देखिए कि जो ब्राह्मण्स हैं वो हमेशा ही ब्राह्मणिकल आइडियाज डिड नॉट इन्फ्लुएंसेस ऑल सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, सो देयर वर अ डाइवर्सिटी इन द मेन फैक्टर, एंड संस्कृत टेक्स्ट डिस्क्राइब सम सोसाइटीज लाइक सच एज निषादाज एज ओड, अनसिविलाइज्ड एंड एनिमल, क्योंकि वो जंगल में रहते थे और उनका जो बिहेवियर था वो उसी तरह से था। तो वो क्या थे, उनको वो अनसिविलाइज्ड बोलते थे क्योंकि उन्हें सोसाइटी में रहने के दे डोंट फिट टू बी इन सोसाइटी, एंड दीज डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड फॉरेस्ट dwellers and hunting and gathering important means of subsistence, कि वो उनका मेन काम क्या रहता था कि किस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं बाय हंटिंग एंड बाय गैदरिंग। और उसके साथ ही अगर हम इन सबऑर्डिनेशन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जो ब्राह्मण्स थे, दे कंसीडर्ड सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम। और ये देखिए, ये बहुत ही मुश्किल चैप्टर नहीं है क्योंकि ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें हम सोसाइटी में आज के टाइम भी हम समाज में ये सारी चीजें देखते हैं। एंड अंडर दिस टॉपिक द ब्राह्मण्स developed a sharper social divide, like they classified certain social categories and untouchable, as I told you earlier. So certain activities like performance of ritual considered sacred and pure, and Brahman consider themselves pure, कि हम तो प्योर है भैया, हम और कुछ नहीं। अब जो काम रहेगा, जो साफ सफाई का काम रहेगा और ये जो काम रहेगा कि किसी को अगर कॉप्स हैं या फिर उनको जलाना है या फिर साफ सफाई का काम करना है, जो पोल्यूटिंग का काम करना है, वो सारा काम कौन करेगा, वो सारा काम करेंगे अनटचेबल्स, कि भाई हम प्योर हैं और ये सारा काम दे रिगार्डेड एज पोल्यूटिंग, कि उनको पोल्यूटिंग दे रिगार्डेड एज। सो देज इंक्लूड हैंडलिंग, तो कौन कौन से काम रहते थे उनके, कॉप्स एंड डेड एनिमल्स, कि भाई वो इन जो जानवर मर गए हैं या इंसान मर गए हैं, सो ये इन सब का काम, हैंडल का काम करने का काम किसका होता था, अनटचेबल का। और जो ये काम करते थे, दोज हु परफॉर्म दीज टास्क, दे वर डेजिग्नेटेड एज चंडालास। क्या बोला जाता था उनको, चंडालास बोला जाता था। किस लिए, कि भाई वो जो कॉप्स हैं, लाशें हैं या जो डेड एनिमल्स हैं उनको हैंडल करेंगे, और ये काम किसको, चंडाला को करना पड़ा। सो दे वर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, इस हायरार्की में, इस चेन में उनको सबसे बॉटम, सबसे लो कैटेगराइज किया गया। और उनको ये माना गया, देखो कि अगर किसी ने, अगर जो चंडाला को किसी ने देख भी लिया तो भी हमारा पूरा दिन खराब है, तो ये उनको रिगार्ड किया जाता था कि दे आर टच, एंड इन सम केसेस इवन सीइंग देम इज रिगार्डेड पोल्यूटिंग, कि हम नहीं, हमारा दिन खराब हो गया है, हम इम्प्योर हो गए हैं, मशूद हो गए हैं, वो इसको क्लेम करते थे। कौन क्लेम करते थे, जो टॉप पर थे।
सो और ये हमें कहाँ पे इसका जिक्र मिलता है, मनुस्मृति के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि जो ड्यूटी है वो चंडालास की जो ड्यूटी रहेगी वो क्या क्या है, और ये भी बताया गया है कि उनको क्या ड्यूटी, कि एक तो ये ड्यूटी है कि भाई उन्हें जो लाशें हैं वो हैंडल करनी है और साफ सफाई का काम करना है, एंड दे हैड टू लीव आउटसाइड द विलेज। वो किसी तरह के अपने जो बर्तन होंगे दूसरों के घरों के बर्तन यूज नहीं कर सकते, वो जो कपड़े हैं वो अपने अलग कपड़े रखेंगे, कोई ऑर्नामेंट जो उनके होंगे लोहे के ऑर्नामेंट रहेंगे, यानी कि ताकि अलग से उनको पता चल जाए, क्योंकि अगर लोहे के ऑर्नामेंट डालेंगे, उनके कपड़े स्पेशली बता दिए गए तुम्हें ये कपड़े डालने हैं, तुम्हारे ये बर्तन रहेंगे, तो इजीली उनका अगर कोई दूर से जो चंडाला आता है तो उनकी आवाज से ही पता लग जाता कि अगर गली में कोई आ रहा है तो ठीक है हम साइड में हो जाएंगे, चंडाला आ रहा है, हम इसकी शक्ल भी नहीं देख सकते। एंड दे कुड नॉट वॉक अबाउट द विलेजेस एंड सिटी एंड नाइट, कि वो मूव भी नहीं कर सकते, इजिली फ्री घूम भी नहीं सकते। एंड दे हैड टू डिस्पोज द बॉडीज दोज हु हैड द रिलेटिव एंड सर्व एज द एग्जीक्यूशनर, और उसके साथ ही जो आज हम जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशनर का काम है, जो जल्लाद जिसको हम बोलते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हमें किससे पता लगता है, ये दो चीजों के अगर हम बारे में बात करेंगे तो पहले ये देख लीजिए कि ये जो ड्यूटी है किसने डिसाइड, कहाँ पे हमें पता लगता है, मनुस्मृति के अंदर, मनुस्मृति के अंदर इनका जो ड्यूटी है ये डिस्क्राइब की गई है। मनुस्मृति हैड लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडालास। सो दो मोंक हैं, किसके बारे में पहले हम बात करते हैं, चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक जिसका नाम क्या है, फाजियांग। फाजियान एक चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक है, 5th सेंचुरी से वो रिलेट करते हैं। तो वो लिखते हैं कि अनटचेबल हैड टू साउंड ए क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। वो एक शोर करता, क्लैप करते आएंगे या फिर थोड़ा सा शोर करते आएंगे ताकि जो लोग हैं वो समझ पाए कि भाई सामने से ये चंडालास आ रहे हैं और हम उनको ना देखें। और एक और चाइनीज पिलग्रिम है, घूमने के तीर्थ यात्री हैं, जिनका नाम है जुआनजैंग, और ये 7th सेंचुरी से रिलेट करते हैं। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो एग्जीक्यूशनर हैं और जो स्कैवेंजर्स हैं, दे वर फोर्स्ड टू लीव आउटसाइड द सिटी, कि सोचिए कि उनकी कैसी हालत रहती होगी कि आज के टाइम पे अगर ऐसी कम्युनिटी हो, ऐसी कास्ट हो जिसको मजबूर किया जाए कि नहीं आप गांव में नहीं आ सकते, आप सिटी में नहीं आ सकते, या फिर आपको ये नहीं करना, तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन जिस पे इम्पोज किए जाए, सो हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी टू स्टे इन द पर्टिकुलर एरिया, विलेज और सिटी। सो इन सारे नॉन ब्रह्मिकल और एज वेल एज ब्रह्मिकल टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हमें ये पता लगता है कि कैसी उनकी जिंदगी रही होंगी। हिस्टोरियंस ने उनको जानने की कोशिश की कि क्या वो अपनी मर्जी से इस लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करते थे, या अपनी मर्जी से इसको उन्होंने अपनी जिंदगी में रसा बसा लिया था, या फिर उनको मजबूर किया जाता था इस चीज के लिए। ऑब्वियसली किसको इतना मजबूर होगा, कौन चाहेगा कि हमारे साथ इस तरह से ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पे इधर बताई गई है। So that was all about this topic, social differences within and beyond the framework of caste। किस तरह से कास्ट को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई और किस तरह से लोगों को डिस्क्राइब किया गया और किस तरह से लोगों को उनके बेसिस, उनके काम के बेसिस पे उनकी जाति को डिस्क्राइब किया गया। और कौन काम करता था, ब्राह्मण काम करते थे। और ये हमें मनुस्मृति से, और मनुस्मृति क्या 200 BCE to 200 CE, यहाँ से हमें इसका जिक्र मिलता है। आई होप कि आपको एक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम टॉपिक जो होगा 4th यूनिट होगी, वो भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी कीजिए। और द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड टाइम।